हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेंसी हब। साथियों, आज 22 सितंबर 2024 और आज का द हिंदू देखेंगे हम। आज के दिन एडिटोरियल नहीं आता है, तो आज जो भी न्यूज आए हुए उसमें से हम अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी रेलिवेंट होगा हम उसको कवर करेंगे। साथियों, आप आज नोट डाउन भी साथ के साथ करते रहिएगा, क्योंकि आज काफ़ी सारे इंस्टीट्यूशनल बॉडी है जिन पर हम चर्चा करने वाले हैं और जो स्टैटिक है अक्सर एग्जाम में पूछे जाते रहे। सो लेट्स बिगिन टुडे न्यूज़पेपर एनालिसिस। फर्स्ट, जो क्वाड समिट है उसको लेकर हम पिछले कई दिनों से देख भी रहे हैं और हमने चर्चा भी करी है, लेकिन हम इस यहाँ पर फिर से देख लेते हैं और ध्यान भी कर लेते हैं कि ये कहाँ पे हो रहा है। आप देख सकते हैं ये यूएसए में हो रहा है, विलिंगटन डेलावेयर जगह है वहाँ पर हो रहा है। तो पूछा जा सकता है, आपको यह ध्यान रखना है। साथियों, क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग क्वाड का फुल फॉर्म है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। और क्वाड की मीटिंग में क्वाड क्वाड्रिलेटरल से आप समझ सकते हैं कि इसमें 4 देश शामिल है और चारों देशों के नाम आपको याद भी होगा, क्योंकि मैं कई बार रिपीट भी कर चुका हूँ। ऑस्ट्रेलिया, जापान, इंडिया और यूएसए, इनके सभी जो गवर्नमेंट हेड है उनके नाम भी दिए हुए हैं, आप देख सकते हैं। तो आप ऑलरेडी जानते हैं, तो इस पर हम चर्चा नहीं करेंगे। साथियों, एक यहाँ पर जो सवाल है ये है कि 2+2 डायलॉग क्या होता है, और आपसे मेरा ये प्रश्न रहेगा कि 2+2 डायलॉग में कौन से मिनिस्टर होते हैं, आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएंगे, क्योंकि 2+2 डायलॉग भी इन दिनों चर्चा में रहता है। और मैं आपके लिए इतना हिंट दे सकता हूं कि 2+2 डायलॉग जैसे इंडिया और यूएसए के बीच में हो रहा है, या इंडिया किसी भी देश के साथ 2+2 कर रहा है। वैसे तो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के साथ ही इंडिया करता है, जैसे रसिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान या यूएसए। हाल फिलहाल में ब्राज़ील के साथ भी हुआ था मार्च के आसपास। लेकिन हमें बताना है आपको कि इस 2+2 डायलॉग में मैं बता देता हूँ आपको कि 2 मिनिस्टर होते हैं, यूएसए की तरफ से भी और इंडिया की तरफ से। सपोज अगर इंडिया और यूएसए की 2+2 डायलॉग चल रहा है तो आपको कमेंट में बस बताना है कि वो 2 मिनिस्टर कौन होते हैं जो दोनों देशों से मीटिंग में बैठते हैं। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। पॉलिटिकल न्यूज़ हमारे लिए रेलिवेंट होते नहीं है, तो हमें नहीं देखना नहीं है। साथियों, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, पीसीएस वगैरह एग्जाम में फैक्चुअल तौर पर पूछा जाता है कि जो एयर मार्शल है वर्तमान वाले, उनका नाम है विवेक राम चौधरी, जो कि रिटायर होने वाले हैं। तो रिटायर होने के बाद उनकी जगह पर कौन लेगा, तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। उनकी जगह पे जो है एपी सिंह, यानी कि आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरा नाम इनका अमरप्रीत सिंह हैज़ बीन अपॉइंटेड द नेक्स्ट चीफ ऑफ द एयर स्टाफ। तो आपको ध्यान रखना है कि ये एयर मार्शल है, अमरप्रीत सिंह बनने वाले हैं वायुसेना के मुख्य। और ये वर्तमान के देख सकते हैं कि इनकम्बेंट एयर चीफ मार्शल वीआर चौधरी। तो ये जो विवेक राम चौधरी है ये रिटायर होने वाले हैं, तो इनकी जगह पे आएंगे अमरप्रीत सिंह। तो ये फैक्ट्स के तौर पे हम देख सकते हैं। साथियों, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ की ओर बढ़ते हैं हम। यहाँ पर आप देख सकते हैं यूएन समिट जो हो रहा है, जो समिट ऑफ द फ्यूचर है, जो मैंने आपको बताया था पहले भी एक बार हमने चर्चा किया था इस पर। दोबारा से हम देख लेते हैं कि जो यूनाइटेड नेशन का जो समिट है, समिट ऑफ द फ्यूचर, मतलब भविष्य के बारे में, भविष्य की पीढ़ी के बारे में, भविष्य के रिसोर्सेज के बारे में, भविष्य के आपदाओं के बारे में, जितनी भी चीज़ें होती है उस पर एक ग्लोबल चैलेंज जो भी है उस सब पर बैठकर डिस्कस होगा। मल्टीलेटरल मतलब बहुत सारे देश होंगे, वहाँ पर कैसे कोऑपरेशन किया जा सकता है, इन सब मुद्दों पर एड्रेस करने का प्रयास किया जाएगा। हमें ये भी ध्यान रखना है कि ये कहाँ पे हो रहा है, न्यूयॉर्क में हो रहा है। तो अक्सर ऐसे सवाल पूछ ले जाते हैं कि इनका समिट कहाँ पे हो रहा है, समिट ऑफ द फ्यूचर का। तो आपको ध्यान रखना है न्यूयॉर्क में हो रहा है, और ये सारे जो इमर्जिंग इशू है, थ्रेट्स है, उन पर बात करने के लिए मीटिंग होती है। तो इससे रिलेटेड है। नेक्स्ट हम देखते हैं जो हमारे इम्पोर्टेंट हो। साथियों, यहाँ पर एक बॉडी है आईसीएमआर, और ये अक्सर न्यूज़ में बना ही रहता है। कोविड काल के बाद तो आप लोग इसको अच्छी तरह से जान भी गए होंगे, लेकिन अक्सर न्यूज़ में रहता है तो पूछा जा सकता है। तो हमें इतना ध्यान रखना है कि जो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च है, इसका मेन काम क्या है, ये बॉडी क्या करती है। तो ध्यान रखना है कि ये जो मेडिकल क्षेत्र में जितने भी रिसर्च होते हैं, मेडिकल क्षेत्र में जितने भी रिसर्च होते हैं, उसका एक एपेक्स बॉडी कह सकते हैं, उनकी सर्वोच्च बॉडी है। ठीक है, तो इन्होंने कुछ रिसर्च वगैरह किया होगा, तो उसमें एएमआर पे भी बात आई है। तो एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस आप देख सकते हैं। एएमआर क्या होता है साथियों, मैंने पहले भी एक बार बताया है आपको। एएमआर जो है वो एक ऐसा, मतलब दुनिया के लिए अभी इस समय बहुत बड़ी चिंता का विषय बन चुका है। एएमआर क्यों बन चुका है, क्योंकि जैसे कि मान लीजिए बैक्टीरिया होते हैं, वायरस होते हैं, फंगस होते हैं, इस तरीके के कुछ माइक्रोब्स होते हैं, मतलब सूक्ष्म जीव होते हैं जो हमारे बॉडी में
अगर ग्रो कर जाते हैं तो हमारे लिए डिजीज़ या किसी कारण से प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। तो अगर हम इनके लिए कोई दवाई लेते हैं, जैसे एंटीबैक्टीरियल लेते थे, एंटी फंगल लेते थे, एंटीबायोटिक्स हो गया, है ना, इस तरीके की जो दवाइयाँ लेते थे, मल्टी ड्रग्स कई प्रकार के लेते थे, तो ये जो माइक्रोब्स होते थे, जो छोटे छोटे फंगल है, वायरस है, ये नष्ट हो जाते थे, ये खत्म हो जाते थे। लेकिन अब क्या हो रहा है कि इन दवाइयों के विरुद्ध इन्होंने ना एक प्रतिरोधक क्षमता बना ली। किन ने बना लिया? इन माइक्रोब्स ने, जो अंदर बैक्टीरिया है, जो वायरस है, जो फंगस है, इन सब ने क्या किया है कि उन दवाइयों के खिलाफ ही एक रेजिस्टेंस पैदा कर लिया है। इसका मतलब ये हुआ कि अब हम उस डिजीज़ के लिए, जिससे बैक्टीरिया से हो, चाहे फंगल इन्फेक्शन से हो, किसी से हो, और उससे रिलेटेड जो हम अब दवाई खाते हैं, वो दवाई क्या कर रहा है, अब बेअसर हो जा रहा है, मतलब उसका कोई असर ही नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि जो अंदर फंगल है या बैक्टीरिया है, वो इतने मजबूत, इतने रेजिस्टेंस पैदा कर चुके हैं वो लोग, कि अब दवाइयों का असर उन पर से ख़त्म हो चुका है। तो ये काफ़ी ज़्यादा चिंता का विषय बनते जा रहा है ग्लोबल लेवल पर। तो इसी को ही कहते हैं एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, ठीक है। और ये बताया गया कि 6 की पैथोजन से ग्रुप, मतलब बहुत बड़ा खतरा बनते जा रहा है एएमआर। इस पे एएमआर पे यूपीएससी भी सवाल पूछ चुका है पहले भी, किस कारण से होता है। तो इसके लिए आप अलग से, इसमें तो नहीं दे रखा, लेकिन मैं अलग से बता दूं तो इसमें जैसे कि हम पशुधन होते हैं, उनको जो वैक्सीन लगाई जाती है, उसके थ्रू भी फैल सकता है जो एएमआर है। क्योंकि अंततः दुग्ध उत्पादन का हम सेवन करते हैं, लेकिन पशुओं में क्या होता है, बहुत बड़ी मात्रा में एंटीबायोटिक्स लगाया जाता है ताकि वो तेज़ी से उत्पादन, ऐसे बहुत सारे प्रोसेस्ड फूड होते हैं जिसमें एंटीबायोटिक्स का यूज होता है। तो ये, और जो कंटेजियस वाटर होते हैं, जो मतलब प्रदूषित जल होगा, स्वास्थ्य का अगर ध्यान नहीं रखेंगे, स्वच्छता का ध्यान नहीं रखेंगे, तो इस तरीके की एएमआर विकसित हो जाती है बॉडी में। और यही पर यहाँ पर शुरुआती न्यूज में बताया गया है कि आप देख सकते हैं कि जो ड्रग रेजिस्टेंस है वो कुछ बीमारियों का दे रखा है, कि जैसे यूटीआई हो गया, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शन, न्यूमोनिया, टाइफाइड, इन सब में देखा गया है कि इन्होंने एक रेजिस्टेंस पैदा कर लिया। और एंटीबायोटिक्स जो है, जो पहले काम आता था, वो अब बिल्कुल भी इन सब पर काम नहीं आ रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि एएमआर क्या है। अब साथियों आईसीएमआर के बारे में भी आप नोट डाउन कर सकते हैं कि आईसीएमआर जो है, मैंने बताया कि एक मेडिकल के क्षेत्र में, रिसर्च के क्षेत्र में जो भी अनुसंधान होती है, उसमें ये एपेक्स बॉडी है, मतलब सबसे शीर्ष बॉडी है। और इसकी स्थापना मैंने आपको पहले ही बताया कि 1911 में 1911 में हुआ था। और ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंतर्गत आता है, मतलब स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत ये आता है। और वर्तमान में जो इसके डायरेक्टर जनरल है वो राजीव बहल है, जो कि हेल्थ मिनिस्ट्री के सेक्रेटरी भी हैं। तो वही इसके डायरेक्टर जनरल भी आप लिख सकते हैं, राजीव बहल। और साथियों, जो आईसीएमआर है, ये पहले जब 1911 में स्थापित हुआ था, तब इसका नाम आईसीएमआर नहीं था, तब इसका नाम आईआरएफए कह सकते हैं हम, शॉर्ट फॉर्म में आईआरएफए। क्यों? क्योंकि आईआरएफए का मतलब ये हो गया कि इंडियन रिसर्च फंड एसोसिएशन, मतलब भारतीय जो अनुसंधान से संबंधित कोष था, उसके लिए एक एसोसिएशन था। तो इसका नाम 1911 में क्या था? आईआरएफए था, आईआरएफए। लेकिन इसका नाम आईआरएफए से कब चेंज हो गया? 1949 में इसका नाम परिवर्तित हो गया आईसीएमआर, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। ठीक है, तो आपको ये भी एक छोटा सा था, ये भी ध्यान रखेंगे आप। 1911 में इसकी स्थापना हुई है। नाम दोबारा से जब इसके रीडिजाइन किया गया, तब इसका नाम आईसीएमआर पड़ा। तो ये एक स्टैटिक न्यूज है, आपके साथ साथ आपको एग्जाम में भी हेल्प करेगा। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं साथियों। यहाँ पे पूछा गया आईसीजीए फाउंडेशन लॉन्च कंट्री फर्स्ट कम्प्रिहेंसिव कैंसर जीनोमिक्स रिपोजिटरी। यहाँ पर बस हमें एक संस्था का नाम ध्यान रखना है, और साथ में ये भी ध्यान रखना कि कैंसर से रिलेटेड एक पोर्टल बनाया जा रहा है, जहाँ पे कि क्या किया जाएगा, जो भी कैंसर से रिलेटेड जीनोम होते हैं, डीएनए, आरएनए, प्रोटीन प्रोफाइल्स, इस वगैरह की जो चीज़ें होती है कैंसर से, शायद ब्रेस्ट कैंसर से रिलेटेड ही इसमें ज़्यादातर चीज़ें हैं, तो उनका एक जीनोम बनाया जाएगा। जीनोम का मतलब जानते हैं, जिसमें जीन के बहुत सारे ग्रुपिंग होती है, तो वो जीनोम होता है। तो उसका एक वो बनाया जा रहा है, तो पोर्टल के रूप में। तो यहाँ बताया गया कि इंडियन कैंसर जीनोम एटलस जो फाउंडेशन हैज लॉन्च्ड अ पोर्टल, ठीक है, जिसमें क्या किया जाएगा, मल्टीपल एस्पेक्ट्स ऑफ कैंसर से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है उसका एक रिपोजिटरी बनाया जाएगा, मतलब कोष बनाया जाएगा, जिसके अंदर सारे जीनोम की चीज़ें और इन्फॉर्मेशन होगा उस बीमारी से रिलेटेड, जीन को पहचानने में या फिर उसकी जो प्रोफाइल्स वगैरह होती है उसको समझने में। साथ ही यहाँ पर एक और संस्था का जिक्र किया गया है, CSIR। तो आपको ध्यान रखें, जैसे ICMR इंपॉर्टेंट होता है, वैसे CSIR भी एक खुद में एक बॉडी है, ऑटोनोमस बॉडी है। तो इसके बारे में भी हमें देखना चाहिए, क्योंकि CSIR, ICMR, इस तरीके की जो
बॉडी होती है उस पर यूपीएससी पीसीएस वगैरह में पूछ लिया जाता है। तो जो CSIR है, इसमें आप देख रहे हैं इसके नाम में ही लिखा हुआ है कि काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, मतलब वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान करना। यानी कि आप समझ रहे हैं कि जो विज्ञान के क्षेत्र में जो भी विकास होते हैं और जो औद्योगिक क्षेत्र में विकास होते हैं, इसके लिए भी एक ये शीर्ष बॉडी है, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। आप इतना शीर्ष इसको इस प्रकार से समझ सकते हैं कि जो इसके हेड होते हैं, मतलब इसको जो प्रिसाइड करते हैं, प्रेसिडेंट इसके कह सकते हैं हम, वो खुद प्रधानमंत्री होते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि प्रधानमंत्री खुद इस बॉडी को चेयर कर रहे हैं, प्रेसिडेंट है वो, इसका जो वाइस प्रेसिडेंट होता है, मतलब कह सकते हैं, तो वो जो होते हैं वो होते हैं मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के जो मिनिस्टर हैं वो होते हैं, मतलब जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय है उसके जो मंत्री हैं वही इसको VC, मतलब एक प्रकार से वाइस प्रेसिडेंट कह सकते हैं कि वो इसको हेड करते हैं। लेकिन सबसे जो प्रेसिडेंट है, जो इसका मुख्य है, वो कौन है? प्रधानमंत्री। और ये किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है तब आप बताएंगे कि ये जो है CSIR जो है वो आता है मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंतर्गत ये बॉडी है। और ये एक ऑटोनॉमस बॉडी है, स्वायत्त बॉडी है। इसको एक एक्ट के तहत गठित किया गया था। ये जैसे कि एक एक्ट था सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860। तो सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट जो है, सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट जो है 1860, इसके तहत इस बॉडी को स्थापित किया गया था। और CSIR को जो स्थापित किया गया था वो 1942 में किया गया था। तो आप ध्यान रखेंगे 1942, ठीक है। और शायद सितंबर के आसपास ही किया गया था, तो इसलिए हो सकता है कि इस समय सितंबर चल रहा है, इस वजह से न्यूज़ में भी है। तो आप ध्यान भी रखेंगे CSIR जो है वो 1942 में, सॉरी 1800 नहीं, 1942 में इसका स्थापना हुआ था। 1860 का जो सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट था इसके तहत हुआ। और इसकी मिनिस्ट्री जो है मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, ठीक है दोस्तों। इसका जो मेन काम है वो क्या है? उद्योग के क्षेत्र में और विज्ञान के क्षेत्र में नए नए तकनीक विकसित करना, विकास करना, उसको पेटेंट करवाना और मतलब उसको यूज में लाना, इस तरीके का काम करता है CSIR, ठीक है। और जैसे कि इसका जो हेड क्वार्टर, हम कह सकते हैं कि हेड क्वार्टर कहाँ है? इसका हेड क्वार्टर नई दिल्ली में ही है। आपको पता है प्रधानमंत्री खुद नई दिल्ली में ही रहते हैं, तो इसका हेड क्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली में ही पड़ता है, ठीक है। तो आप ये भी नोट डाउन कर सकते हैं। तो यहाँ पे जितनी भी इंफॉर्मेशन दी गई सब स्टैटिक पार्ट से है और इससे रिलेटेड पूछे जाते हैं सवाल। कई बार आपको आ जाएगा कि CSIR का जो मिनिस्ट्री है वो दे देगा कि वो हेल्थ मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है, जबकि CSIR साइंस एंड टेक्नोलॉजी में है। तो इस प्रकार से मिनिस्ट्री अनमैचिंग करके डेट पूछा जाता है। तो यहाँ पर स्टैटिक न्यूज़ से था, हम इतना खुद से आपके लिए प्रिपेयर करके लेकर आते हैं ताकि संडे का दिन बिल्कुल खाली ना जाए और कुछ ना कुछ तो हमारा स्टैटिक पार्ट ही रिवाइज हो जाए। नेक्स्ट साथियों, यहाँ पर अभी कुछ देशों में तो बाढ़ आई हुई है, कुछ देशों में वाइल्ड फायर हो रखा है। तो हमें बस गो थ्रू करना है कि कल को एग्जाम में पूछ लिया जाए कि मिलान करने में कि अगर जो वाइल्ड फायर से रिलेटेड देश हो या फ्लड से रिलेटेड देश हो, तो ऐसे में आपको ध्यान रखना कि किन क्षेत्रों में अभी विश्व के बाढ़ आई हुई है, किन क्षेत्रों में अभी जो दावानल है, हिंदी में अगर शुद्ध हिंदी में कहें तो उसे दावानल कहते हैं, मतलब कि जंगल में लगी हुई आग जो होती है, वाइल्ड फायर, वो किस क्षेत्रों में। तो आप देख सकते हैं कि पेरू, यहाँ पर आपको जूम करके दिखाते हैं, ये देखिए पेरू, ठीक है। आपको ध्यान रखना इसकी राजधानी भी, आप कैपिटल भी ढूंढ सकते हैं। वैसे तो पेरू की कैपिटल लीमा है सर। तो आप देख सकते हैं पेरू जो है वो अभी इन दिनों वाइल्ड फायर से गुजर रहा है। आप कई देश देखेंगे जो कि इन दिनों वाइल्ड फायर से गुजर रहा है। आपको मैंने कल भी शायद बताया था कि जो पुर्तगाल है वहाँ पे भी वाइल्ड फायर लगा हुआ है, जबकि ईस्टर्न यूरोप के क्षेत्र में आपने देखा था कि स्टॉर्म बोरिस के कारण फ्लड आया हुआ है। तो आपको पुर्तगाल, पेरू और एक कंट्री और देख लीजिए यहाँ पर साथ में, ये बोलीविया, ठीक है साथियों। इन सब जगहों पे क्या है, बोलीविया, पेरू, पुर्तगाल, इन सब जगहों पे आपको माइंड में बस इतना से ध्यान रखना है कि हाँ यहाँ पे वाइल्ड फायर की घटनाएं घट रही है, ठीक है। और बोलीविया की कैपिटल भी आप देख सकते हैं, लापाज, ठीक है। ये काफ़ी हाई एल्टीट्यूड पे स्थित कैपिटल है। तो ये भी एक स्टैटिक न्यूज हो गया। यहाँ पर बस इतना ही आपको नॉर्मली ध्यान में रखना है कि कहाँ पर इस समय क्या घटनाएं चल रही है नेचर से रिलेटेड। साथ ही यहाँ पे हिजबुल्ला पे क्या अटैक हुआ है ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जो ये आजकल पेजर न्यूज में बना हुआ है ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है और इस पर थोड़ी सी चीज़ें आई हुई है अच्छी डिटेल में, तो आपको बताना जरूरी है।
ये एक लो टेक गैजेट है, इसका मतलब है कि इसमें कोई मॉडर्न फीचर नहीं है, जो मॉडर्न स्मार्टफोन होते हैं उस तरीके का नहीं है, लो टेक गैजेट है। और ये काफ़ी पहले 1990 और 2000 के दशक के दौरान ये ज़्यादा यूज में होता था, जब मोबाइल फ़ोन्स वगैरह उतने नहीं थे। और ये हाथ के आकार का कह सकते हैं, छोटा सा है, तो बस यूज में आसानी से आ जाता है। अब साथ ही यहाँ पे जो बताया गया हम देख लेते हैं कि इसमें बताया गया कि पेजर जो है ऑपरेट यूजिंग रेडियो सिग्नल। तो आपको ध्यान रखना है, क्योंकि यूपीएससी कैसे पूछता है कि ये माइक्रोवेव या किसी अलग तरीके का सिग्नल दे देगा कि इसके इस पर आधारित होता है। तो आपको क्या क्या ध्यान रखना है कि पेजर जो होते हैं वो रेडियो सिग्नल का यूज करते हैं अपनी मैसेज को ट्रांसमिट करने, मतलब उधर पहुंचाने तक। और टावर रिसीव्ड बाय द डिवाइस दे फंक्शन एज एदर वन वे या टू वे सिस्टम। इसमें क्या दो प्रकार के फंक्शन होते हैं, एक तो वन वे वाले होते हैं, टू वे वाले होते हैं। तो ऐसे ही सवाल पूछे जाते हैं कि यह केवल वन वे होता है या केवल टू वे हो सिस्टम के तहत काम करता है। तो ये दोनों प्रकार के होते हैं, वन वे और टू वे सिस्टम। वन वे का मतलब ये हो गया कि ये जो भी इसका सेंट्रल मैसेजिंग अथॉरिटी या कह सकते हैं कि जो डिवाइस है वहाँ से केवल मैसेज सब पेजर तक पहुँच सकता है, लेकिन कोई उसका रिप्लाई नहीं कर सकता। तो ये हो गया वन वे। टू वे का मतलब हो गया कि मैंने आपको मैसेज भेजा, आपने मुझे भी रिप्लाई किया, तो ये टू वे सिस्टम के तहत हो गया। यहाँ पे बताएगा कि मैसेज कैसे जाते थे। तो यूजर कैन रिसीव न्यूमरिक या अल्फा न्यूमरिक मैसेजेस, मतलब नंबर में या फिर अल्फ़ाबेटिक तरीके से कुछ भी मैसेज टाइप करके लिख के भेजा जा सकता है। और इसमें जब मैसेज आता जाता है तो एक बस बीप बजती है, वाइब्रेशन होता है, तो इससे पता चल जाता है कि हाँ डिवाइस में कोई मैसेज आया हुआ है। और साथियों यहाँ पे क्या है कि पेजर्स रिलाई ऑन अ नेटवर्क ऑफ रेडियो टावर्स दैट ब्रॉडकास्ट सिग्नल ओवर अ वाइड एरिया। क्योंकि ये जो रेडियो सिग्नल्स पे निर्भर होते हैं, तो इनका जो ब्रॉडकास्ट सिग्नल है वो काफ़ी दूर तक होता है, वाइड एरिया होता है। अब इसका जो फ़ायदा होता है वो यही होता है कि जैसे रिमोट एरिया में चले गए, जहाँ पे जैसे मोबाइल फ़ोन के नेटवर्क नहीं आते इंटरनेट के इशू के कारण, या फिर बहुत सारे प्रॉब्लम हम कह सकते हैं जिसके कारण मोबाइल में नेटवर्क नहीं आते, तो वहाँ पर ये रेडियो सिग्नल वाले जो ये पेजर होते हैं बहुत ही अच्छा प्रयोग में आ जाते हैं। तो यहाँ पर यही बताया गया कि पेजर आर स्टिल वैल्यूड इन हेल्थ केयर, इमरजेंसी सर्विस, रिमोट लोकेशंस वेयर सेलुलर नेटवर्क्स आर अनरिलायबल। जहाँ पर जो फ़ोन है हमारे सेलुलर नेटवर्क, मतलब फ़ोन जो डिवाइस हमारा, ये वहाँ पर अनरिलायबल हो जाते हैं, मतलब यहाँ वहाँ पर उपयोगी नहीं हो जाते हैं। जबकि पेजर जो है इन क्षेत्रों में अभी भी इसका उपयोग महत्वपूर्ण हो जाता है, हेल्थ सेक्टर में, इमरजेंसी सेवाओं में और दूर दराज के क्षेत्रों में ये पेजर काम करता है। तो इसकी जो देयर सिंप्लिसिटी इंश्योर देयर आर मोर एनर्जी एफिशिएंट एंड लेस प्रोन टू नेटवर्क आउटेज। मतलब ये एक प्रकार से ऊर्जा दक्षता भी है, इसकी एनर्जी एफिशिएंट भी अच्छी है, और साथ में ये नेटवर्क का आउटेज की समस्या भी इसमें नहीं आती है। तो ये सारी चीज़ आप देख सकते हैं कि ये मोबाइल के नेटवर्क पर रिलायबल नहीं है, ये रेडियो सिग्नल पे निर्भर है इस कारण से। फिर साथ में यह होता है कि इसका यूज क्यों हो रहा था, क्यों करते थे लोग। तो इसको क्या है ना कि मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया था कि ट्रैकिंग नहीं हो पाता था, ये काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि इसमें इंटरनेट कनेक्शन की बात नहीं। देखिए आप देख सकते हैं, दे डोंट हैव जीपीएस या इंटरनेट कनेक्टिंग। मतलब अगर सवाल पूछा भी जाता है कि पेजर के अंतर्गत जीपीएस सिस्टम है, तो आप क्या कहेंगे? गलत, रॉन्ग आंसर। ठीक है, तो आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा पहले से कि पेजर में कोई जीपीएस, जब इंटरनेट कोई कनेक्टिविटी नहीं है तो जीपीएस भी नहीं है। इस तरीके की चीज़ें आप दिमाग में फिक्स करके रख लेंगे। रिड्यूसिंग द रिस्क ऑफ लोकेशन ट्रैकिंग एंड हैकिंग, मतलब उसकी लोकेशन को ट्रैक नहीं किया जा सकता क्योंकि जीपीएस नहीं है, इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं हो पाती है। तो ये सब रिस्क को घटाता है। इस कारण से ही आप देखते हैं कि जो मिलिटेंट ग्रुप्स है या जो भी विद्रोही समूह होते हैं, वो क्या करते हैं, इस तरीके की टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं ताकि उनको ट्रैक या हैक ना किया जा सके। यहाँ पे ये बताया कि सेकेंडली पेजर जो है यूज रेडियो फ्रीक्वेंसी विच मेक इट हार्डर फॉर इंटरसेप्शन कंपेयर टू सेल्यूलर या इंटरनेट बेस्ड कम्युनिकेशन डिवाइसेज। मतलब क्योंकि वो रेडियो फ्रीक्वेंसी पे होते हैं तो उनके अंदर हस्तक्षेप या किसी प्रकार से हमें फ़ोन की तरह हम उनको पकड़ नहीं सकते, ना ही उनको इंटरसेप्ट कर सकते हैं। तो इस फीचर के कारण मेक्स देम आइडियल फॉर सेंडिंग शॉर्ट इनक्रिप्टेड या कोडेड मैसेज इन सेंसिटिव सिचुएशन। मतलब संवेदनशील परिस्थितियों में इनक्रिप्टेड का मतलब होता है कि कोई और उसको डिक्रिप्ट नहीं कर सकता, खोल के नहीं पढ़ सकता, एक इनक्रिप्ट है, वो कोड के तहत तो मैसेज किया गया है। सेंडिंग शॉर्ट मैसेज आसानी से भेजा सकता है। ये सब एक आइडियल फीचर है इसके, जिसके कारण इसका यूज होता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर बताई गई है जो हमारे लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पेजर को समझना जरूरी था। आप लोगों ने आई होप अच्छे से समझ लिया होगा पेजर के बारे में। इतना ही इंफॉर्मेशन काफ़ी है, अगर एग्जाम में आता है तो आप इससे सॉल्व कर सकते हैं। साथियों यहाँ पे यूक्रेन और रसिया का वार चल रहा है, इसमें हमें कुछ बस रीजन के नाम ध्यान रखना है, क्योंकि मैप जो भी होते हैं लोकेशन न्यूज में बने रहते हैं, उन पर सवाल पूछ लिया जाता है कि डोनेट्स्क रीजन कहाँ है,
तो इस तरीके से आसपास के रीजन भी पूछ लिया जाता है, जैसे यूक्रेन के पास ही ब्लैक सी है, आप देख सकते हैं डार्डेनल्स स्ट्रेट है, बॉस्फोरस स्ट्रेट है, इस तरीके की चीज़ें आप एटलस मैप में भी खोलकर देख सकते हैं। लेकिन जो हमारे पास न्यूज़ में आया वो आया है डोनेट्स, और ये बहुत पहले 2022 से ही चर्चे में चल रहे हैं, लुहांस्क, खैरसोन और जैपोरिजिया। ठीक है, यहाँ पर तो न्यूक्लियर प्लांट भी है, यूक्रेन का था। तो ये जो 4 स्थल है, इन पर बताया कि कैसे रसिया ने धीरे धीरे वहाँ पर कब्जा कर लिया है। तो हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इन शहरों का नाम देकर अगर पूछा जाता है कि कहाँ पर है, तो आप बता सकते हैं कि यूक्रेन में स्थित थे। ठीक है, और ये अभी पोक्रोवस्क भी न्यूज में आ गया, क्योंकि ये भी फरवरी के बाद से रसिया के अंतर्गत कैप्चर होता चला गया। तो ये कुछ प्लेसेस थे जो न्यूज में बने हुए, तो इन पर हमने बात की। साथियों आगे बढ़ते हैं न्यूज में। ये एंटी माइक्रोबियल पे ही जो है बातें की गई है यहाँ पर, जो हमने अभी पीछे आपको बताया था एंटी माइक्रोबियल का पूरा कॉन्सेप्ट वही यहाँ पर दी गई है। साथियों एक और हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है रैंसम वेयर थ्रेट्स माउंटिंग एवरी ईयर। यहाँ पर जो रैंसम वेयर को सबसे पहले आपको बता दें कि जो रैंसम वेयर है एक प्रकार का मैलिशियस सॉफ्टवेयर है, मतलब कि दुर्भावना के उपयोग के लिए ऐसा सॉफ्टवेयर तैयार किया जाता है। जैसे आपने मालवेयर सुना होगा, तो वैसे ही है रैंसम वेयर, इसी टाइप का एक डिजिटल थ्रेट है। ठीक है, तो रैंसमवेयर क्या होता है कि रैंसम इसके नाम के आगे लगा, आप समझ सकते हैं कि एक प्रकार की फिरौती है। मतलब कि अगर आपके कंप्यूटर में रैंसमवेयर का डिजिटल थ्रेट आता है, तो ये क्या करते हैं कि आपका जो भी डाटा है उसको वो लॉक कर देते हैं, इनक्रिप्ट कर देते हैं। इनक्रिप्ट करने के बाद क्या होता है कि आप उस डाटा को एक्सेस ही नहीं कर पाते हो, आपका इतना इंपॉर्टेंट डाटा होता है, आप उसको देख ही नहीं पाते हो। उसके बाद ये क्या करते हैं कि ये आपसे फिरौती मांगते हैं, आपसे कहते हैं कि आप हमको पैसे ट्रांसफ़र करो, फिर हम आपको ये एक्सेस देंगे, तभी आपका ये डाटा आपको मिलेगा, नहीं तो ये आप हमेशा के लिए लॉक रहेगा और कभी नहीं मिल पाएगा। अब इस स्थिति में क्या हो जाता है कि जो जिस व्यक्ति को ये थ्रेट सामना करना पड़ रहा है वो उनको पे कर देता है। और नॉर्मली ये पे ज़्यादातर जो फॉरेन अटैक्स या कह सकते हैं कि जो भी डिजिटल साइबर क्राइम वाले होते हैं वो क्या करते हैं, नॉर्मली क्रिप्टो करेंसी में वो पे करवाते हैं, ताकि वो भी उनकी भी पहचान स्थापित ना हो पाए, बन ना पाए कि कौन था कैसे था, कुछ नहीं पता चलता। तो यही रैंसमवेयर का जो थ्रेट है ना, वो बता रहे हैं कि होते हैं यहाँ पे कि डेली मतलब एवरी ईयर ये डबल होता जा रहा है। जो आप देख सकते हैं कितना बड़ा हमारी इकोनॉमी पूरी की पूरी डिजिटल होते जा रही है, और ऐसे में साइबर का जो क्राइम है वो भी तेजी तेजी से बढ़ता जा रहा है। जो साइबर थ्रेट है वो भी तेजी तेजी से को लेकर यहाँ पर बहुत चिंता व्यक्त कर रहे हैं, और हम इन्हीं को एड्रेस करेंगे। आप देखेंगे यहाँ पर कि जो रैंसमवेयर है उसका जो खतरा है वो बता रहे हैं कि डबलिंग होता जा रहा है, तेजी से ये डबल होता जा रहा है, बोथ इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, एक तो उसकी मात्रा के आधार पे भी, और दूसरा जो पेमेंट ट्रांसफ़र होते हैं या टैक्स के आधार पर, तो भी हम कहें कि वो डबल ही होते जा रहा है, बढ़ते ही जा रहा है। ठीक है साथियों, और इसके अलावा यहाँ पे बताया कि एक रिसर्च किया था इन्होंने ही, ये जो एक सीईओ है एक कंपनी के, उसका नाम ही है वियाम सॉफ्टवेयर। मेनली कह सकते हैं कि साइबर थ्रेट से रिलेटेड जो एक्सपर्ट होते हैं वो डाटा को रिकवर करते हैं, उससे जुड़ी हुई ये कंपनी है। तो वो उनके ही जो सीईओ वही बता रहे हैं कि जो आवर रिसर्च, हमने एक रिसर्च में पाया कि जो 3/4 मतलब 3/4 ऑफ ऑल कंपनीज वर ब्रीच्ड लास्ट ईयर, मतलब उनको कहीं ना कहीं से कोई ना कोई थ्रेट मिला, और एटलीस्ट वंस एंड मतलब एक बार तो हुआ ही उनके साथ है। और 80% ऑफ देम जिनके ऊपर भी ये खतरा है, उसमें से भी 80% ने क्या हुआ कि एंडेड अप पेइंग द रैंसम, मतलब उन्होंने पे किया, उनसे जो फिरौती मांगी गई थी उसको उन्होंने पे किया, मजबूरी थी उनको, क्योंकि कंपनी के डाटा इतने कॉन्फिडेंशियल होते हैं। डिस्पाइट पेइंग द रैंसम 25% नेवर रिट्रीव द डाटा, मतलब उन्होंने बताया कि इसके बावजूद 80% पे किया उन्होंने, लेकिन उसमें से 25% लोगों के डाटा रिकवर भी नहीं हुआ। मतलब इसके आधार पर ये कह सकते हैं कि डाटा रिकवर होने की भी गारंटी नहीं होती, इसीलिए कहा जाता है कि पे नहीं करने को, क्योंकि बहुत सारे थ्रेट में वो केवल पैसे ले लेते हैं पर आपको डाटा रिकवर भी नहीं करते। तो यहाँ बताया कि ऑर्गेनाइजेशन कल्चरल प्रॉब्लम, ये क्या होते जा रहा है, एक प्रकार से संस्थागत समस्या बनते जा रही है, और इसको सीरियसली लेने की ज़रूरत है कंपनियों को, देश को, सबको, ये ऑथर यहाँ पे बता रहे हैं। फिर उसके बाद जो हमारे काम का है कि यहाँ शर्ट इन के बारे में बताया गया है। ये जो देख सकते हैं आप शर्ट इन, इसका जो फुल फॉर्म है यही है, कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम। ये भारत का है, इन से इंडिया हो गया। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना, ये पुणे बेस्ड का मतलब इसका जो मेन हेड क्वार्टर है वो पुणे में ही पड़ेगा, और बाकी ये क्योंकि वो नेशनल लेवल का हेड है और इसके कई सारे जोन हैं, जो अलग अलग जोन के हिसाब से वहाँ पर इसके ब्रांच होंगी सर्टीन की। और आपको ये ध्यान रखना कि ये एक एपेक्स बॉडी है साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड, मतलब साइबर थ्रेट, साइबर चीज़ों से जो भी घटनाएं देश पर घटती है या क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पर अटैक होता है, किसी प्रकार का भी साइबर थ्रेट आता है, तो उस पर रिसर्च करना, उसको दूर करना, उससे रिलेटेड पॉलिसी बनाना, उससे रिलेटेड
एक्शन लेना सब कौन करता है, शर्ट इन करता है। आप शॉर्टकट में ध्यान रख सकते हैं, कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम का ही नाम शर्ट इन है और ये पुणे में है और ये 2004 से फंक्शन कर रहा है, 2004 से ये कार्य कर रहा है, ठीक है। और जो 2004 से कार्य कर, ये आईटी एक्ट 2008 था, उसके तहत इसको भी कई सारी शक्तियाँ मिली हुई है वैसे, लेकिन ये 2004 से इसका स्थापना आप मान सकते हैं कि 2004 से ये काम कर रहा है। और इसकी जो मिनिस्ट्री है, ये मिनिस्ट्री आप ध्यान रखेंगे कि ये मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मतलब सूचना और प्रौद्योगिकी से जो जुड़ा हुआ मंत्रालय है हमारा, उसके अंतर्गत ये शर्ट इन जो संस्था है काम करती है और साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड ये महत्वपूर्ण संस्था है भारत की, ठीक है। तो आप इसको बिल्कुल ध्यान में रखेंगे, इसका स्थापना ये किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आती है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, ये सब ध्यान में रखेंगे आप। अब साथियों आगे बढ़ते हैं। शर्ट इन ने क्या रिपोर्ट में आपने बताया कि 53% इंक्रीज इन रैंसम वेयर इंसिडेंट इन 2022 के बताया कि मतलब 2022 में जो है 53% बढ़ रही है ये जो फिरौती मांगने की जो घटना है, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पर अटैक हो रहा है। इसके कारण क्या होता है कि आईटी सर्विस, फाइनेंस, मैन्युफैक्चरिंग एंड क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर डिसरप्टिंग इसेंशियल्स है। इसके कारण क्या होता है, जो भी आवश्यक सेवाएं हैं उन सब में बाधा पहुंचती है। आपको यहाँ पर एक टर्म मिल रहा होगा क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, आपको पता होना चाहिए क्योंकि क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पे यूपीएससी भी पहले सवाल पूछ चुका है कि क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के अंतर्गत कौन कौन शामिल होता है। तो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर आपको मेनली ध्यान रखना कि ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर होते हैं जो कि बहुत ही आवश्यक होते हैं, इसेंशियल होते हैं। इसका मतलब ये हो कि जैसे कि हम कह सकते हैं कि नेशनल सिक्योरिटी, हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है वो। फिर साथ में जो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है, मतलब कह सकते हैं कि हम आर्थिक स्थिरता हो देश के लिए, ऐसा ना हो कि इकोनॉमिक डिसेबिलिटी हो जाए इस तरीके से। अगर उसके अंदर हम घुस कर जाएंगे तो देखेंगे बैंकिंग सेवाएं, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है, रोड, ब्रिज, रेलवे, ये सब क्या है, हमारे क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर ही है। इंटरनेट बैंकिंग, या फिर हम कह सकते हैं कि अगर डिजिटल क्षेत्र में बात करें तो जैसे हम ये देखते हैं जो नेटवर्क से रिलेटेड होती है, और एनर्जी सेक्टर में बात करें तो हम वहाँ पे देखते हैं एनर्जी हो गया, जो एनर्जी जनरेशन वाली जो प्लांट्स होती है, जो जिसके कारण मान लीजिए वहाँ पर थ्रेट आ गया तो एनर्जी प्रोड्यूस ना हो पाएगा, इलेक्ट्रिसिटी नहीं मिल पाएगी। तो इस तरीके की जो महत्वपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर होती है जो बहुत ज़रूरी है देश के लिए, वो सारे हेल्थ सेक्टर हो गया, उसमें हॉस्पिटल्स, उसके जो डिवाइसेज है वो सब बहुत सारे, तो ये क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के अंतर्गत ही आता है, आपको ध्यान रखना है। साथ ही यहाँ पर एक कानून है वो भी हम ध्यान रख लेंगे कि डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट, क्योंकि हमें ये भी पता होना चाहिए कि कुछ अगर इतने थ्रेट आ रहे हैं तो हमारे लिए सरकार कुछ कर भी रही है कि नहीं कर रही है। तो वहाँ पे यही बताया कि ये सारी चुनौतियों को देखने के बाद सरकार ने डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023 लाया है, जिसके अंदर स्ट्रिंजेंट डाटा प्रोटेक्शन मेजर है पब्लिक एंड प्राइवेट एंटिटीज़ के लिए, मतलब काफ़ी सख्त है डाटा प्रोटेक्शन के नियम वगैरह ये बताया गया है। तो हम एक कानून ध्यान रखें कि यहाँ पर हमने बहुत सारी चीज़ें अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखी। आगे नेक्स्ट बढ़ते हैं हम। साथ ही यहाँ पे एक विवाद से विश्वास 2.0 की बात की गई जो बजट में लॉन्च हुआ था। उसमें विवाद से विश्वास मतलब आप विवाद देख रहे हैं किसी न किसी मुद्दे पर तो विवाद होगा, तो आपको ध्यान रखना है कि ये टैक्स से रिलेटेड विवाद है। टैक्स यानी डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स नहीं। इनडायरेक्ट टैक्स तो जीएसटी वगैरह में चले गए। जो डायरेक्ट टैक्स से उससे रिलेटेड जो विवाद होता है, जैसे इनकम टैक्स कोई नहीं भरता है या फिर किसी प्रकार के प्रत्यक्ष कर में कोई भी विवाद है, तो उसको हल करने के लिए ये स्कीम बहुत पहले से चल रही है, लेकिन अभी 2.0 जो है ये आगे बढ़ रही है। इसमें बताया गया सेटलमेंट का जो फीस है वो काफ़ी लो रखा गया, लोअर सेटलमेंट फॉर दोज फिलिंग। जो भी 31 दिसंबर से पहले फाइल फिल करेगा उसमें काफ़ी कम सेटलमेंट का हो जाएगा, उस उतने में ही हो जाएगा। तो हमें मेनली ये ध्यान रखना है कि ये किससे रिलेटेड है, पूछा जाए तो आपको बताना है कि डायरेक्ट टैक्सेस से रिलेटेड जो इशू आते हैं उसको रिजोल्व करने के लिए है, ठीक है। हाँ, बाकी हम यहाँ पर देख लेते हैं और क्या क्या चीज़ें हैं। यहाँ पे देख सकते हैं विवाद से विश्वास 2.0 दैट प्रोवाइड्स फॉर लेजर सेटलमेंट। वही बात है कि कम सेटलमेंट टैक्स पेयर जो भी 31 दिसंबर से पहले फाइल करते हैं। फिर बताया गया कि बजट स्पीच में ही ये बात कर दी गई थी कि डायरेक्ट टैक्स से रिलेटेड है। आप देख सकते हैं विवाद से विश्वास वज स्कीम 2024 जो कि अक्टूबर 1 मतलब आने वाला यहाँ से ये लॉन्च होने वाला है, मतलब ये कार्य करने लगेगा। अब साथ ही यहाँ पे लेजर सेटलमेंट वही बात है कि जो भी नई अपील आएगा उसमें कम लगेगा, लेजर सेटलमेंट होगा, जबकि पहले वाले में क्या था ज़्यादा लगता है कंपेरिजन टू एन ओल्ड अपीलेंट। जो पहले पुराना था उसके तहत ज़्यादा लगता है। अब एक बॉडी का नाम दिया हुआ है, हम इसको भी देख लेंगे, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस CBDT। ये क्या है दोस्तों, ये जो प्रत्यक्ष कर से संबंधित जो भी मुद्दे आते हैं उसके लिए ये एपेक्स बॉडी है, ये महत्वपूर्ण बॉडी है। अब ये क्या है, किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है, तो ये फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंतर्गत ही आएगा, लेकिन एक विभाग है डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, राजस्व विभाग के अंतर्गत आता है।
तो ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, वित्त मंत्रालय के अधीन राजस्व विभाग के अंतर्गत CBDT आता है। और CBDT की जो स्थापना हुई थी वो 1964 में हुई थी, आप ध्यान रखेंगे। तो 1964 में CBDT की स्थापना हुई थी। डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, वित्त मंत्रालय के अंतर्गत ये बॉडी आती है और इसका मेनली काम ही है कि डायरेक्ट टैक्सेस से रिलेटेड जो भी इशूज आते हैं, जो भी फॉर्मुलेशन होती है पॉलिसी मेकिंग की, ये सब CBDT के अंतर्गत ही होती है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं साथियों। यहाँ पर एक और न्यूज आई हुई है कि अभी रसिया और चाइना का जो है नौसैनिक अभ्यास चल रहा है सी ऑफ जापान में। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि सी ऑफ जापान, आप चाहे तो मैप में भी ढूंढ सकते हैं कि सी ऑफ जापान कहाँ पर स्थित है। बाकी आप ये देख सकते हैं कि इसका जो नाम दिया गया है कि बैबू इंटरैक्शन 2024, ठीक है, नेवल एक्सरसाइज है। तो बाई चांस अगर पूछा जाए तो आप ध्यान रखें कि हाँ, बैबू से ये रशिया और चाइना के बीच में नेवल एक्सरसाइज था साथियों। तो आज के लिए बस इतना ही। आपको हमारा एफर्ट्स अच्छा लगा हो तो ज़रूर इसे शेयर करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।